हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। हाँ जी, तो आज हम लोग करते हैं पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ये जो आपकी व्यवहारवाद की थ्योरीज है ना, वो आपकी सारी चल रही है। आपको पता ही है कि हम लोग व्यवहारवाद कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे ये जो थ्योरीज है ना, आपने सारी पढ़ी हुई है, क्योंकि जब आप पीजीटी स्क्रीनिंग का दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका एस्टेट क्लियर है, तभी तो आप पीजीटी का फॉर्म आपने अप्लाई किया है, ठीक है। आपने सारी पढ़ी हुई है, तो मैं इनके बारे में जो एक्स्ट्रा बातें हैं ना, कि जो आपके टीचिंग और लर्निंग के अंदर जो हेल्पफुल होंगी, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। इतना तो आपको पता ही है कि कुत्ते के ऊपर किया था, ये तो आप बीएड में पढ़ कर आए हो, है ना। आपने एस्टेट का पेपर दिया तब भी पढ़ा था कि कुत्ते के ऊपर किया, कुत्ते का जो है गले का ऑपरेशन कर दिया, सारी बातें आपको पता है। तो देखो, पेवलोव का क्या है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक ठीक है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये किस, इसका बेस क्या है, ये किस आधार पर ये थ्योरी बनाई गई थी। तो पेवलोव जो है वो एक मनोवैज्ञानिक था, रूसी मनोवैज्ञानिक, और ये शरीर शास्त्री था, ठीक है ना। ये शरीर का अध्ययन इन्होंने किया था, शरीर के बारे में जानते थे। और ये जो है, इन्होंने कुत्ते के शरीर का इन्होंने अध्ययन किया था, कुत्तों के शरीर का, ठीक है। तो ये शरीर शास्त्री थे, और इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया, ये क्यों दिया था, पहले इसके बारे में आपको सारा का सारा छोटा मोटी बात बता देती हूँ। ये जो है, ये कुत्तों का इलाज किया करते थे, और वहाँ पर इन्होंने क्या देखा एक बार, कि जो कुत्तों को खाना देने के लिए जो वहाँ पर नौकर रखे हुए थे, तो उन्होंने ऊंचे ऊंचे जो है जूते उन्होंने पहने, और वो ऊंचे ऊंचे जो जूते पहनकर वो आते थे, तब उनके जूतों से आवाज आती थी खटखट की, जूतों से खटखट की आवाज आया करती थी, ठीक है। तो उस खटखट की आवाज को सुनकर जो वो कुत्ते हैं, उन्होंने क्या कर लिया, उसके साथ अपना अनुबंध स्थापित कर लिया भाई। यानी कि अब जब भी वो खाना देने के लिए आते थे, क्योंकि खाना देने का एक जो टाइम होता है वो फिक्स होता है भाई, ठीक है ना। खाना देने का एक फिक्स टाइम था उनका। तो जब भी वो आया करते थे, तो जूतों से खटखट की आवाज आती थी, और खटखट की आवाज जब आती थी, तो पेवलोव ने क्या देखा कि कुत्ते के मुंह में से, जो वहां कुत्ते थे ना, तो कुत्तों के मुंह में से लार निकला करती थी। उनके जूतों की खटखट की आवाज से कुत्तों के मुंह में लार निकला करती थी, ठीक है। तो वहां से पेवलोव को आइडिया आया कि ये जो कुत्ते हैं ना, इन्होंने जूतों की आवाज के साथ क्या बनाया हुआ है, अनुबंध बनाया हुआ है। क्या बना लिया कि जो जूते की आवाज है ना, उसके साथ अनुबंध बनाया हुआ है, तभी ये जूते की आवाज सुनकर अपने मुंह से लार निकाल रहे हैं। खाना तो अभी आया ही नहीं सामने, खाना तो आया ही नहीं था। उससे पहले जो उनकी लार ग्रंथियां है ना कुत्तों की, वो लार निकलना स्टार्ट कर देती थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी जन्मजात कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, हमारी क्या होती हैं, जन्मजात कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये क्या होती हैं जन्मजात मूल प्रवृत्ति, यानी कि जो बायोलॉजिकल है, जो क्या है, जो बायोलॉजिकल है भाई। जैसे हमें भूख लगती है, नींद आती है, प्यास लगती है, ठीक है ना। और अगर हमारे जैसे भूख लगी हुई है, सामने खाना आने पर हमारी लार ग्रंथियां क्या लार छोड़ती है। जब भी आप मुंह के अंदर टुकड़ा रखते हो खाने का, भोजन का, कोई कुछ भी खाओ चाहे आप, आपकी लार ग्रंथियां क्या करेगी, लार को छोड़ना शुरू कर देगी, ठीक है। मल मूत्र त्याग हमारा बायोलॉजिकल है। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो बायोलॉजिकल है, मतलब हम लोग एनवायरनमेंट से नहीं हम वो चीजें ग्रहण करते, वो बायोलॉजिकल है, वो जन्म से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो कुछ जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं, कि जो खाना मुंह में रखते ही लार ग्रंथियां लार छोड़ेगी, पक्की बात है। लेकिन पेवलोव कहते हैं कि अगर उन मूल प्रवृत्तियों को किसी बाहरी उद्दीपक के साथ, मतलब कोई बाहर का, मतलब कोई है ऐसा कोई कृत्रिम जो स्टिमुलस है, उसके साथ अगर उसको जोड़ दिया जाए, तो हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनसे के अनुसार अपना काम करने लग जाती हैं, ठीक है ना। अगर हम मूल प्रवृत्तियों को उनके साथ जोड़ देते हैं, तो उसी के अनुसार अपना काम करने लग जाती है। तो इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत सॉरी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कहा, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहा, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, परंपरा अनुबंध का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये जो नाम है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बोलकर बताए हैं, ये सारे के सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इनको सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है, संबंध प्रत्यावर्तन का, प्राचीन अनुबंध का, परंपरा अनुबंध का, अनुकूलित अनुक्रिया का। ये इनके सिद्धांत के क्या हैं, ये इनके सिद्धांत के नाम है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के लिए इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था, ये सिद्धांत इन्होंने 1904 के अंदर दिया था।
और 1904 के अंदर इस सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है ना, बड़ा फेमस था इनका ये सिद्धांत और नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। इनको अनुबंध का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, देखो भाई, एक तो आपके सामने शब्द क्या आया, बंध, और एक आपके सामने शब्द क्या आया, अनुबंध। दो शब्द आए आपके सामने, बंध हो या अनुबंध हो, दोनों को अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, दोनों को ही बॉन्ड कहा जाता है। दोनों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, बात ध्यान से सुनना। अगर आपके सामने अगर आपके सामने कोई स्टिमुलस रखा हो, अगर आपके सामने कोई स्टिमुलस रखा हो और आप उस स्टिमुलस को देखकर उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हो, जैसे थोरनडाइक ने जो बिल्ली के लिए बाहर मछली रखी हुई थी, तो मछली बिल्ली को देखकर क्या कर रही थी, रिस्पॉन्स कर रही थी, तो उसको हम लोग बंद कहते हैं, बंद। यानी कि बिल्ली ने क्या कर लिया, बिल्ली बार बार बाहर आती है, मछली को खा लेती है, फिर दोबारा भूखी होती है, अंदर रखा जाता है, फिर वो लीवर दबाती है, फिर बाहर आ जाती है। तो बार बार जब उसको वो जो मछली खाने के लिए दी गई, तो बिल्ली ने उसके साथ क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। भी बिल्ली ने उसके साथ क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। एक होता है अनुबंध, एक क्या होता है, अनुबंध। अनुबंध को भी हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अनुबंध को भी हम लोग अंग्रेजी में बॉन्ड बोलते हैं। अनुबंध को भी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैडम बंध और अनुबंध में फर्क क्या है। जब हम किसी आर्टिफिशियल उद्दीपक के साथ क्या बना लेते हैं, अपना बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो अनुबंध होता है। वो क्या होता है, अनुबंध होता है। जो कुत्तों को आवाज आ रही थी जूते से, खटखट की आवाज, तो भूख मिटाने की क्षमता उन जूतों के अंदर नहीं है, भूख मिटाने की क्षमता भोजन के अंदर है। लेकिन जो लार ग्रंथियां लार क्यों छोड़ रही है, जूतों की आवाज से, जूतों की आवाज से क्या छोड़ रही है, वो लार छोड़ रही है। तो इसको अनुबंध कहा जाता है। अगर किसी आर्टिफिशियल उद्दीपक को देखकर हम लोग क्या बना लेते हैं, उसके साथ अपना बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे आपको प्यास लगी है, आपको प्यास लगी है और आपको पानी जो दिखाई दे रहा है गिलास के अंदर रखा हुआ, सामने कांच का गिलास है और आपको दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर पानी है, तो वो क्या है, वो आपका क्या होता है, एक तो होता है प्रतिक्रिया और एक होती है अनुक्रिया। इनके बारे में और बता दें, एक होती है अनुक्रिया। प्रतिक्रिया क्या होती है, आपके सामने पानी का एक गिलास रखा हुआ है, देखो मैंने ये तो आपको समझा दिया, बंद और अनुबंध का समझ में आ गया ना, कि जब आप आर्टिफिशियल उद्दीपक के साथ अपना जो संबंध बना लेते हैं तो वो अनुबंध है। फिर स्टिमुलस को देखकर एक होती है प्रतिक्रिया, एक होती है अनुक्रिया। दोनों को ही क्या कहा जाता है, दोनों को ही इंग्लिश के अंदर रिस्पॉन्स कहा जाता है। दोनों को क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्स। प्रतिक्रिया को भी रिस्पॉन्स कहा जाता है, अनुक्रिया को भी रिस्पॉन्स कहा जाता है। अगर आपको प्यास लगी है और आपके सामने पानी का गिलास पड़ा है, आप पानी के गिलास को देखकर क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो, तो ये आपकी प्रतिक्रिया है। लेकिन घंटे की आवाज सुनकर जब आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, लार को निकालना, तो वो क्या है, वो आपकी अनुक्रिया है। ठीक है, अब जैसे आपको प्यास लगी, अगर गिलास के अंदर आपको पानी दिखाई दे गया तो आपकी प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर आपको प्यास लगी और दूर कहीं पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पानी का एक, आपको दूर कहीं पर पानी का एक मटका दिखाई दे रहा है, आपको ये नहीं पता कि मटके के अंदर पानी है या नहीं, पर आपको एक संतुष्टि सी मिल गई उस मटके को देखकर, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी अनुक्रिया है। समझ में आ रहा है ना। बंध क्या होता है कि जब हम किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अपना संबंध बना लेते हैं। अनुबंध जब अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ बनाते हैं। प्रतिक्रिया जब स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर हम जो रिस्पॉन्स करते हैं वो प्रतिक्रिया, और जब हम लोग किसी कृत्रिम को देखकर रिस्पॉन्स करते हैं तो वो क्या होती है, वो अनुक्रिया होती है। ठीक है, इस सिद्धांत पर 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अनुबंध के जनक है और बंध के जनक थोरनडाइक है। कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का क्या किया था, ऑपरेशन। कुत्ते के गले में कौन सी होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है, और उसका ऑपरेशन कर दिया था। क्यों, क्योंकि ये शरीर विज्ञानी थे, ये शरीर शास्त्री थे, और ये जो पैरोटिड ग्रंथि है ये क्या करती है, ये लार को स्रावित करने का, लार को निकालने का काम करती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, आपको पता है कि एक कुत्ते को जो है एक यंत्र के द्वारा बांधा गया था
और व्यवस्था ऐसी की गई थी कि कुत्ता वहाँ से हिल-डुल नहीं सकता था और यंत्र में कुत्ते के ठीक सामने एक घंटी लगाई गई थी, ठीक है? तो जैसे ही कुत्ते को भोजन दिया जाता था, भोजन देने से पहले 4-5 मिनट पहले घंटी बजाई जाती थी। घंटी बजाने के कुछ समय बाद भोजन दिया जाता था। फिर घंटी बजाई जाती, फिर भोजन दिया जाता, फिर घंटी, फिर भोजन। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते की लार ग्रंथियाँ लार निकालनी शुरू कर देती थी। और वो लार कहाँ इकट्ठी हो जाती थी, क्योंकि जब पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया, तो पैरोटिड ग्रंथि लार को निकालती है। एक पाइप का एक टुकड़ा कुत्ते के गले में वहाँ पर लगा दिया, दूसरा टुकड़ा एक बर्तन के अंदर, एक पात्र के अंदर जो है वो पाइप का एक टुकड़ा रख दिया। तो जैसे ही कुत्ते की लार ग्रंथियाँ लार निकाला करती थी, तो यहाँ से इस बर्तन के अंदर क्या लार इकट्ठी हो जाती थी। तो पहले तो जो कुत्ते हैं वो लार इकट्ठी कैसे करने लगे भोजन को देखकर। लेकिन जब बार-बार घंटी बजाई गई और भोजन दिया गया, तो धीरे-धीरे भोजन देने से पहले ही जो देखकर किसको, घंटे की आवाज़ को सुनकर जो लार ग्रंथियों ने क्या स्टार्ट कर दिया, लार को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? तो ये प्रयोग मुख में लार आने से संबंधित है। तो लार ग्रंथियाँ लार को छोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन धीरे-धीरे क्या किया गया, स्थिति के अंदर परिवर्तन किया गया। परिवर्तन क्या किया कि अब घंटी तो बजाई जाती थी, लेकिन अब भोजन नहीं दिया जाता। मतलब घंटी बजा दी पर भोजन नहीं दिया, घंटी बजा दी भोजन नहीं दिया। तो शुरुआत के अंदर तो कुत्ते के मुँह में लार आती थी, पर जैसे-जैसे अगर ऐसे किया गया कि घंटी बजाने के बाद भोजन नहीं दिया गया, तो कुत्ते का जो बोंड है वो क्या पड़ गया, वो ढीला पड़ गया। और जो लार ग्रंथियों ने लार छोड़ना क्या कर दिया, धीरे-धीरे बिल्कुल बंद ही कर दिया। कुछ कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम होती धीरे-धीरे बंद ही कर दिया। क्या बंद कर दिया? कि लार निकालने का बंद कर दिया। इस आधार पर पेवलोव ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि भई देखो, अगर हम किसी अपनी स्वाभाविक यानी कि हमारी कोई नेचुरल क्या हो, हमारा कोई जो जिसको हम कहते हैं कि जन्मजात प्रक्रिया है कोई हमारी, और उसको अगर हम किसी आर्टिफिशियल उद्दीपक के साथ अगर उसको बॉन्ड बना लेते हैं, है ना? अगर आर्टिफिशियल उद्दीपक के साथ जोड़ देते हैं, तो हम उसी के अनुसार काम करते हैं भई। ठीक है ना? उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ये सूत्र दिया भई। आपको ये अच्छा आता है अच्छी तरह से, मैंने शॉर्टकट में बताया सारा का सारा। इन्होंने एक सूत्र दिया, सूत्र क्या दिया, इस सूत्र को याद करना बड़ा ज़रूरी है। तो पेवलोव ने कहा कि यूसीएस क्या होता है, अनकंडीशन्ड। यूसीएस क्या होता है, अनकंडीशन्ड क्या है, भोजन। अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस क्या होता है, भोजन, भोजन होता है। भोजन के ऊपर कोई भी कंडीशन काम नहीं करती। ठीक है? तो उस अनकंडीशन भोजन को देखकर क्या निकलती है, यूसीआर, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स क्या है भाई, लार है, वो भी अनकंडीशन। अब आप कहोगे मैडम ये अनकंडीशन क्या होता है, भोजन के ऊपर कोई भी कंडीशन काम नहीं करती। जैसे आपको मान लो भूख लगी है और मैं आपको ये कह दूं कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगी, तुम आज कुछ ना खाओ, बस सो जाओ, तो आप कहोगे कि मैडम ऐसे कैसे सो जाए, मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है, ऐसे कैसे सो जाएं, 100 रुपये की जरूरत नहीं है, मुझे रोटी चाहिए, मुझे तो भोजन चाहिए कुछ खाने के लिए। ठीक है? तो जो भोजन है ना वो बच्चों अनकंडीशनड है। भोजन क्या है, अनकंडीशनड है, कोई कंडीशन काम नहीं करेगी। अपने को कोई कह दे कि 1000 रुपये देंगे, तुम 2 दिन तक कुछ ना खाओ, कुछ भी, आप कहेंगे ना भाई 1000 रुपये रखो अपने पास, हमें तो खाने के लिए चाहिए, दिन में 2 टाइम तो कम से कम चाहिए खाने के लिए, तो हम इसी तरह से कहेंगे। तो जो भूख के जो भोजन है ना, भोजन, भोजन के ऊपर कोई भी जो कंडीशन है वो काम नहीं करती। भोजन क्या होता है, भोजन अनकंडीशनड होता है। भोजन क्या होता है, अनकंडीशनड होता है। ठीक है? उसके बाद देखो, अनकंडीशनड भोजन को देखकर मुंह से क्या निकलती है, अनकंडीशनड लार। क्या निकलती है, लार निकलती है। फिर देखो, अगर इस यूसीएस अनकंडीशनड भोजन को जोड़ दिया जाए सीएस घंटी से, घंटी तो क्या है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, तो फिर क्या होगा, फिर भी यूसीआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा, फिर भी लार निकलेगी। भाई घंटी बजी भोजन दिया फिर लार निकल गई, घंटी बजी भोजन दिया फिर लार निकल गई। लेकिन अगर यहां से अब ये अनकंडीशनड स्टिमुलस भोजन को हटा दिया जाए, काट दो इसको, और इसकी जगह केवल घंटी को बजाई जाए, तो इससे जो लार निकलेगी वो भी कंडीशनल रिस्पॉन्स होगी। वो भी लार क्या होगी, लार भी यहाँ पर कंडीशनल रिस्पॉन्स होगी, लार भी यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, ये क्या होगी, कंडीशनल रिस्पॉन्स होगी। ठीक है? तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा, आपसे वो सूत्र कई बार पूरा करवा लेता है
कि यू अनकंडीशनल स्टिमुलस को देखकर अनकंडीशनल लार निकलेगी, लेकिन अनकंडीशनल भोजन को के साथ अगर घंटी को भी लगा दिया जाए तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। फिर कंडीशनल स्टिमुलस घंटी के साथ क्या निकलेगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स लार निकल जाएगी। ठीक है, चलो जी। उसके बाद देखो आगे करते हैं बात। वाटसन ने 1920 के अंदर अपने पुत्र अल्बर्ट, जो कितने महीने का था, जो 11 महीने का था, उसके ऊपर प्रयोग किया था। वाटसन ने क्या किया, एक ऐसा ही प्रयोग किया था 1920 के अंदर अपने पुत्र अल्बर्ट पर, जो क्या था 11 महीने का था। अल्बर्ट क्या था कि अल्बर्ट के सामने जब भी एक अल्बर्ट के सामने खरगोश लाया गया था भी, हाँ एक खरगोश लाया गया था। तो खरगोश को जब भी अल्बर्ट के सामने छोड़ा जाता तो एक भयंकर आवाज की जाती थी, एक भयंकर ध्वनि की जाती थी। उस ध्वनि को सुनकर जो अल्बर्ट है वो एकदम चीख मारता था, रोता था, और वो क्या करता था, उस खरगोश से दूर हट जाता था, मतलब इसको मेरे से दूर हटा लो, वो ऐसा कहता था। ऐसा ऐसा उसका रिएक्शन था। फिर उसके बाद जब दोबारा खरगोश को अल्बर्ट के सामने रखा गया तो दोबारा से वही भयंकर ध्वनि फिर की गई, फिर बच्चा डर गया। तीसरी बार, चौथी बार, बार बार जब भी खरगोश को अल्बर्ट के सामने ले जाया जाता एक भयंकर आवाज की जाती थी। तो भयंकर आवाज से जो है वो बच्चा क्या हो जाता था, डर जाता था उस खरगोश को देखकर। ठीक है, तो फिर देखिए उस खरगोश को देखकर जो बच्चा है वो डर जाया करता था। अब देखो क्या किया गया, बच्चा हर फर वाली चीज से डरने लग गया। बच्चा क्या करने लगा, हर फर वाली चीज से बच्चा जो है वो डरने लग गया था। ठीक है, एक मिनट थोड़ा स्पेस बनाते हैं। हर फर वाली चीज से बच्चा डरने लग गया था। चाहे बच्चे के सामने कोई फिर टेडी बियर रखा जाता, अगर बच्चे के सामने कोई टेडी बियर रख दे तो भी वो इसी तरह से चीख मारता था। अगर कोई फर का तकिया बच्चे के सामने आ गया तो भी वो चीख मारता था, क्योंकि जब भी खरगोश उसके सामने आता तो एक भयंकर ध्वनि की जाती थी। धीरे धीरे क्या किया गया, स्थिति के अंदर परिवर्तन किया गया। अब जो खरगोश के सामने सॉरी अल्बर्ट के सामने जब भी खरगोश को लाया जाता तो भयंकर ध्वनि नहीं की जाती थी। तो पहले पहले तो अल्बर्ट जो है उस खरगोश को देखकर डरा, क्योंकि उसको भयंकर ध्वनि बार बार की जाती थी। पहले पहले तो उसको डर लगा, लेकिन धीरे धीरे क्या करता था किया गया कि खरगोश को तो लाया गया, लेकिन क्या नहीं की गई, भयंकर ध्वनि को बंद कर दिया गया, वो नहीं की गई। ठीक, तो वो जो बॉन्ड है वो क्या पड़ गया, ढीला पड़ गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ समय के बाद अल्बर्ट ने खरगोश से दोस्ती ही कर ली। अब जब भी उसके सामने खरगोश को लाया जाता था वो नहीं रोता था। अब वो खरगोश के साथ उसकी दोस्ती हो चुकी थी। इसका मतलब कि अगर हम आर्टिफिशियल उद्दीपक को यदि हम आर्टिफिशियल उद्दीपक को हटा लें तो क्या होता है, बॉन्ड क्या पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। अब बात यह है कि इसकी एजुकेशन क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, यानी कि शिक्षा के अंदर इसका कैसे प्रयोग किया जा सकता है, क्या क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या क्या है कि अगर हम बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, अगर हम बच्चे को एक मिनट ठहरो भाई, आज तो मुझे नींद आ रही है बड़ी जोर से भाई, सही बताऊं। हाँ जी, इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। पहली बात तो क्या है कि अगर आप बालक को कुछ सिखाना चाहते हो तो ये सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब जब भी आप बालक को कुछ सिखाना चाहते हो तो आप उसको आर्टिफिशियल उद्दीपक के साथ आप उसको क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियल उद्दीपक के साथ आप उसका बॉन्ड बना सकते हो। ठीक है ना, मतलब ये सिद्धांत ये कहता है, मैं आपको सीधे शब्द में बताऊं कि बच्चों को कभी भी ऐसे शब्द ना कहें कि उनके मन में घृणा आ जाए, उनके मन में कुंठा आ जाए, या उनके मन में कोई भी किसी प्रकार का जो है वो द्वेष का भाव वो पाल ले। क्योंकि जब आप अगर बच्चे को कुछ गलत कहोगे तो बच्चे हैं जो ऐसे शब्दों के साथ अपना बॉन्ड बना लेते हैं, वो आपको हमेशा एक गलत व्यक्ति ही फिर समझेंगे। समझ में आ रहा है ना, कि बच्चों को कभी भी ऐसे शब्द ना कहे कि उनमें घृणा, कुंठा आदि उत्पन्न हो जाए। उसके बाद जो बुरी आदतें होती हैं, बुरी व अवांछित, बुरी व अवांछित, अवांछित का मतलब जिनको समाज स्वीकार नहीं करता, बुरी व अवांछित कोई आदतें हैं, या फिर बच्चा ज़्यादा डरता है, भय करता है, उससे भ्रांतियां हैं, अगर वो दूर करना चाहते हो तो ये सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, जैसे
मान लो कि बच्चा है वो किसी चीज़ से डरता है, आप उसको बच्चों के सामने लाइए और कहिए देखो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। आप किसी प्रकार की कोई आवाज़ ना कीजिए बल्कि एक मधुर आवाज़ कीजिए, तो बच्चा धीरे धीरे बुरी व अवांछित बातों को छोड़ देगा, ठीक है ना, और भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी, भय को भी वो छोड़ देगा। फिर ये सिद्धांत जो है वो यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। ये जो सिद्धांत है वो यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है, यानी कि आप यंत्र से कैसे सीख सकते हैं, यानी कि उसके लिए भी कुत्ते के लिए कि यंत्र बनाया गया था, घंटी बनाई गई थी, तो यांत्रिक तरीके से सीखने पर क्या देता है, बल देता है। फिर ये बालकों के चरित्र के निर्माण में भी सहायक है। अगर आप बालक का अच्छा सा चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो ये सिद्धांत क्या है, बड़ा उपयोगी है, ठीक है। उसके बाद आप यूँ कह सकते हो कि जो मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे होते हैं, यानी कि जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, मानसिक रूप से पिछड़े का मतलब क्या होता है कि जो मंदबुद्धि जो बालक होते हैं, ठीक है ना, उनको पढ़ाने के लिए भी ये सिद्धांत बड़ा उपयोगी है। क्योंकि आप बालक को जब पढ़ाओगे तो किसी आर्टिफिशियल उद्दीपक के साथ आप उसका संबंध को स्थापित कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने बच्चों का यदि कोई सुलेख करवाना है, मतलब अच्छा लेख करवाना है, तो आप अभ्यास के द्वारा इस प्रकार से उसको करवा सकते हो, ठीक है। मतलब जो शिक्षण के अंदर जो श्रव्य और दृश्य सामग्री है, श्रव्य व जो दृश्य सामग्री है वो इसी सिद्धांत के ऊपर क्या करती है, काम करती है, श्रव्य व दृश्य सामग्री, ठीक है। उसके बाद ये जो सिद्धांत है ये किसके ऊपर बल देता है, पुनरावृत्ति के ऊपर, क्योंकि बार बार वहां कुत्ते के लिए भोजन लाया जाना पड़ेगा, तो पुनरावृत्ति पर यह सिद्धांत क्या देता है, बल देता है। ये मेन 2-4 है, ये को समझ लेना भाई, पुनरावृत्ति पर बल देता है, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत के द्वारा उन विषयों की शिक्षा दी जा सकती है जिनके लिए चिंतन जरूरी नहीं है, जैसे सुलेख लिखना, उन सिद्धांतों की शिक्षा दी जा सकती है जिनके लिए चिंतन जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि सुलेख लिखना, सुलेख लिखने के लिए किसी प्रकार का कोई भी चिंतन जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि आप बालकों के अंदर घृणा, कुंठा या द्वेष का भाव हो जाता है अगर आप बच्चे को कुछ गलत बोलते हो, तो बच्चों को साथ अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, बढ़िया बात बोलनी चाहिए। बुरी व अवांछित आदतें होते हैं उनको दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है, चरित्र के निर्माण पर बल देता है। ये सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए बड़ा उपयोगी है, ठीक है ना, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए जरूरी है। और ये सिद्धांत ये यांत्रिक रूप से सीखने पर बल देता है, यंत्रों के माध्यम से सिखाया जा सकता है बच्चे को, पुनरावृत्ति पर बल देता है। और ये कहते हैं कि उन चीज़ों को सिखाने के लिए ज़रूरी है जिनके अंदर चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस इसके हो गए, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर। चलिए जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।